आप सभी लोग जानते हैं कि जब आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की प्रारंभिक परीक्षा पास कर लेते हैं, मैं यूपीएससी की बात कर रहा हूँ, मुख्य परीक्षा में पहुंचते हैं तो एक पेपर आपका निबंध का भी होता है। और निबंध का पेपर आप देखें स्टेट पीसीएस में भी होता है। और निबंध का पेपर मेरिट बेस्ड पेपर है। कहने का मतलब है कि जिसके आधार पर, जिन नंबरों के आधार पर आपको कोई पद मिलता है, आप आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, उसमें निबंध के नंबर भी जोड़े जाते हैं। 250 नंबर का ये पेपर रहता है, 3 घंटे का आपको समय मिलता है। 2 निबंध आपको लिखना होता है। सेक्शन ए में भी 4 टॉपिक दिए रहते हैं, उन 4 में से एक आपको सिलेक्ट करना होता है। और सेक्शन बी में भी 4 टॉपिक दिए रहते हैं, उनमें से भी एक आपको चुनना होता है। और 1000 से 1200 शब्दों में आपको निबंध लिखना होता है, एक निबंध। समझ रहे हैं आप लोग? और आपके सामने एक कॉपी दिखाई दे रही है, ये मुकेश कुमार लोनायत की है। इनकी रैंक थी 587 बी, 2017 के सिलेक्टेड हैं, हिंदी मीडियम के हैं। और इनकी कॉपी को देखकर, इनके निबंधों को देखकर आप एक शुरुआत कर सकते हैं, सीख सकते हैं कि कैसे निबंध की लिखने की आपको शुरुआत करनी है। और प्रैक्टिस करते रहेंगे तो मैं कह रहा हूं कि अच्छे नंबर भी आप लोग ला पाएंगे। किसमें? निबंध में। और जो लोग प्रैक्टिस करते रहते हैं, गंभीरता से लेते रहते हैं निबंध के पेपर को, वो आप देखिए उनके 160 165 नंबर आते हैं। जो लोग सोचते हैं निबंध ही तो लिखना है, लिख देंगे ना, उनके 30 नंबर आते हैं, 20 नंबर आते हैं। और आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी में एक नंबर से आपकी रैंकिंग कहाँ पहुंच सकती है और कहाँ आ सकती है, एक एक नंबर का महत्व होता है। तो ये भी आप लोग समझ लीजिए। और निबंध के लिए आप देखते हैं कि कोई अलग से सिलेबस नहीं है। जो आप लोग जीके जीएस को पढ़ रहे हैं ना, जो न्यूज़पेपर आप लोग पढ़ते रहते हैं, डिबेट सुनते रहते हैं, यहीं से आप देखेंगे कि आपका स्टडी मटेरियल तैयार हो जाता है। लिखने की बस आपको कला सीखनी है। ये हिंदी मीडियम से है तो परीक्षा का माध्यम इन्होंने हिंदी लिख दिया है। समझ रहे हैं? ये जो अनुदेश दिए रहते हैं इन्हें जरूर पढ़ लिया करिएगा। प्रश्नों के उत्तर देने से पहले निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ें। और प्रवेश पत्र में प्राधिकृत माध्यम में निबंध लिखना आवश्यक है तथा इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर करना आवश्यक है। प्राधिकृत माध्यम के अलावा अन्य माध्यम में लिखे गए उत्तरों को अंक नहीं दिए जाएंगे। एक और आपको बात बता दूं, यहाँ जो माध्यम चुनेंगे उसी में तो निबंध लिखेंगे। आप हिंदी में चुना है तो हिंदी में ही लिखेंगे। प्रश्न के उत्तर निर्दिष्ट किए गए शब्द संख्या के अनुसार होना चाहिए। अब आप लोग, बहुत सारे लोग सवाल करते रहते हैं, भैया एक एक शब्द जोड़ा जाता है, एक एक शब्द गिना जाता है। भैया ऐसा है कि अगर आप लोग अच्छा निबंध लिख रहे हैं, प्रभावशाली निबंध है, और 1000 की जगह आप देखते हैं कि 950 शब्द भी लिख रहे हैं, तो काम चल जाएगा, अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। 1250 शब्द भी लिख देते हैं तब भी अच्छा, ठीक रहेगा। अगर आपने सोचिए 1600 शब्द लिख रहे हैं या फिर 600 500 शब्द लिख रहे हैं, तो तब तो नुकसान होगा, नॉर्मल सी बात है। अब प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़े गए कोई पृष्ठ अथवा पृष्ठ के भाग को पूर्णता काट दें। कोई खाली पेज रह जाता है तो उसी की बात हो रही है। अब आप देखिए, खंड ए और खंड बी दो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और खंड ए और खंड बी में आप देखेंगे एक एक चुनकर 2 निबंध लिखिए, जो प्रत्येक लगभग 1000 से 1200 शब्दों में लिखना है। और 125 नंबर के 125 नंबर के 2 निबंध लिखना है। अब देखिए खंड ए है, जो इसमें सेक्शन ए की बात हो रही है। इसमें आप देखते हैं कि आपके सामने 4 टॉपिक दिए गए। पहला कह रहा है प्रत्येक असफलता में एक अवसर छिपा होता है। दूसरा कह रहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक मूल अधिकार जिसका सबसे ज्यादा दमन तथा दुरुपयोग हुआ। तीसरा कह रहा है कि समृद्ध राष्ट्र हेतु स्वस्थ राष्ट्र के एक पूर्व शर्त है। तीसरा कह रहा है देशभक्ति मेरा आखिरी आध्यात्मिक सहारा नहीं बन सकती, मेरा आश्रय मानवता है। मैं हीरे के दाम में गिलास नहीं खरीदूंगा जब तक मैं जिंदा हूं, मानवता के ऊपर देशभक्ति को जीत नहीं होने दूंगा। कट्टर राष्ट्रवाद पर व्यक्त रविन्द्रनाथ टैगोर के उपयुक्त विचारों की समकालीन प्रासंगिकता पर समालोचनात्मक टिप्पणी कीजिए। इन 4 टॉपिक को आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िए, और जिस पर 1000 से 1200 शब्दों में आप लोग लिख सकते हैं उस पर आप लोगों को लिखना है। और देखिए थोड़ा ध्यान रखिए, न्यूट्रल होकर आपको लिखना है। समझ रहे? भावनाओं में मत बह जाइएगा। मान लो चला आप भावनाओं में बह गए तो ये आप लोगों ने देखेंगे इन्होंने कौन सा चुना है। प्रत्येक आप देखते हैं असफलता एक अवसर दिया जाता होता है, एक तरह से उसी को चुना है। पहले टॉपिक को इन्होंने चुना है, छिपा होता है। एक बच्चा जो बचपन से अजीब गरीब वैज्ञानिक हरकतों में लगा रहता था, बड़ा होकर एक वैज्ञानिक बना तथा किसी विशेष उपकरण की शोध में उसने प्रयोग प्रारंभ किए तथा बार बार असफल होने पर भी उसने हार नहीं मानी, और अंततः वह उस अभीष्ट उपकरण को प्राप्त करने में सफल हुआ जिसका आज बल्ब कहते हैं। तथा यह वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन का था। आप देखते हैं इतने बार वो असफल हुए, उन्होंने सीख लिए और उसके बाद वो एक समय के बाद वो सफल हो जाते हैं। यह कहानी न केवल एडिसन की बल्कि
ऐसे कई महापुरुष जिन्होंने अब्राहम लिंकन, बीडी सावरकर आदि की, जिन्होंने असफल होने पर भी हार नहीं मानी। एक बात और आपको बता दूं, इस तरह के उदाहरण से आप लोग शुरुआत कर सकते हैं। देख रहे हैं आप लोग, किसी की कोट से आप लोग शुरुआत कर सकते हैं। यह बात हमेशा याद रखिएगा। एडिसन ने अपने प्रत्येक असफल प्रयोग पर कहा था, उसने क्या, उसने एक ऐसा और तरीका, एक तरह से तरीका खोज लिया जिसके बल्ब को नहीं बनाया जा सकता है। यदि सूक्ष्म दृष्टि से अन्वेषण करें तो हम पाएंगे कि कितना आत्मविश्वास व सकारात्मक दृष्टिकोण इस वाक्य से झलकता है, तथा इसी बात की ओर इंगित करता है कि अभी बल्ब बनाने के अन्य रास्ते भी बचे हैं। अन्य उदाहरणों का भी संक्षेप में उल्लेख कर दें। ये सुझाव दिया जा रहा है, जो आप लोगों से कहा जाता है ना कि आप लोग टेस्ट दिया करिएगा, लिखा करिएगा, आंसर राइटिंग किया करिएगा, निबंध लिखा करिएगा, उसके बाद चेक करवाया करिएगा। तो चेक करवाएंगे तो आप लोगों को भी बताया जाएगा कि यहां सुधार कर सकते हैं आप। सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ ही व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है तथा उसे असफलताओं को सहन करने की शक्ति मिलती है। असफलता व्यक्ति को अपनी कमियों को पहचानने तथा उनकी समीक्षा करने का एक अवसर प्रदान करती है, और जिसके द्वारा व्यक्ति को यह ज्ञान हो जाता है कि उसके प्रयत्नों में कहाँ कमी रह गई थी और कौन कार्य सफलता में बाधक थे। एक बात आप लोगों से कहता हूं ना, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो आप लोग अधिक से अधिक मॉक टेस्ट दिया करिएगा। इससे क्या रहता है, आपकी गलतियों का एहसास होता है, आपको सुधारने का मौका भी मिलता है कि अच्छा, इस टॉपिक से क्वेश्चन छूट रहे हैं, इस पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अपनी कमियों को ज्ञात होने, ये गलतियों का एहसास होने पर ही व्यक्ति उनको दूर करने या सुधारने का प्रयत्न करता है तथा सुधार के भी सभी प्रयोग संसाधनों का प्रयोग करता है जिससे कमियों को दूर किया जा सके। और इसका एक अन्य सफलतम उदाहरण धीरू भाई अंबानी है, जिन्होंने कई असफलताओं व चुनौतियों के बावजूद ऐसे प्रयोग किए जैसे बॉन्ड व शेयरों के माध्यम से पैसा जुटाना, जब बैंक उन्हें पैसा नहीं दे रहे थे, आरंभ किया तथा अपने उद्योग। ये आप देखेंगे इसी प्रकार के अन्य उदाहरण इतिहास में भरे पड़े हैं। असफलता व्यक्ति के मन को झकझोर जाती है तथा परिणामों की समीक्षा तथा सफल व्यक्तियों से तुलना करने पर व्यक्ति पाता है कि किन अर्थों में सफल व्यक्ति उससे भिन्न है तथा उन्होंने किन साधनों द्वारा तथा किस मार्ग का अनुसरण करके सफलता प्राप्त की है। तब वह व्यक्ति भी अपने आप को उसी मार्ग पर चलने के लिए दृढ़ करता है तथा उनके साधनों तथा अपनी क्षमताओं को पहचान कर जब दृढ़ संकल्प लेता है तो सफलता उससे दूर नहीं होती तथा वह अपनी कमियों में सुधार कर निरंतर आगे बढ़ता रहता है। यही बिंदु सफल व असफल व्यक्ति के मध्य भेद करते हैं। और आप देखते हैं कि परंतु असफलता हमेशा एक अवसर प्रदान करे यह आवश्यक नहीं है। कमजोर मस्तिष्क व दिल वाले व्यक्तियों के लिए असफलता और आग में घी का कार्य करती है तथा वे और असफल हो जाते हैं। पंचतंत्र में कहा गया है, क्या कहा गया है कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ते कर्मणि ना चा मनोरथ ना सुप्त सेहस्त मुडोन प्रविशन्ति मेगा। अर्थात उद्यम से ही कार्यों की सिद्धि होती है और मन में सोचने से कार्य नहीं होते हैं। व्यक्ति को दृढ़ संकल्प होकर कार्य में लगना पड़ता है। जिस प्रकार सोए हुए सिंह के मुंह में हिरन अपने आप प्रवेश नहीं करता, और ठीक उसी प्रकार व्यक्ति को अपने प्रयासों से ही असफलता में यानी कि सफलता में बदलना पड़ता है। ये गलत इन्होंने लिख दिया, असफलता में नहीं सफलता में बदलना पड़ता है। और देखिए एक और बात आपको बता दूं, इस तरह पंक्तियों का उपयोग कर सकते हैं। भाई संस्कृत तो हमारी अच्छी नहीं है, तो विषय के संदर्भ में उसके दर्शन पक्ष को और स्पष्ट करें, इन्हें सुझाव दिया जा रहा है। देखिए, और आप देखिए, असफल व्यक्ति यदि अपने परिणामों की समीक्षा ना करे, अपनी गलतियों को ना पकड़े, तो असफलता एक अवसर ना होकर एक घातक मनोवैज्ञानिक बीमारी बन जाती है जो व्यक्ति को और पतन की ओर ले जाती है तथा वह अपनी असफलता के विषय में ही सोचता रहता है तथा उसकी बुद्धि का नाश हो जाता है। क्या हो जाता है? नाश हो जाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा कहा गया है, ध्यायतो विषयापुरा सागा तिसोपजायते ये संगा सज्जायतो कामाद क्रोधाभियाप्ते क्रोधात् भवति सम्मोहान स्मृति बिंबिता स्मृति बिंबवात बुद्धिनाशो प्राण यस्ति। वर्तनीय शुद्धियों पर ध्यान दें। भैया संस्कृत तो खतरनाक है। अर्थात किसी विषय का बार बार ध्यान करते रहने व्यक्ति की उसमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। आसक्ति संपत्ति से काम उत्पन्न होता है। काम से क्रोध की उत्पत्ति होती तथा क्रोध से सम्मोह उत्पन्न
हो जाता है और जिससे व्यक्ति अपने बस में नहीं रहता तथा सम्मोह उसकी स्मृति बिंबित हो जाती है तथा उसे सही गलत अपनी कमियां गलतियों आदि का बोध नहीं होता तथा उसकी बुद्धि का नाश हो जाता है, जो व्यक्ति के मरण के समान है। देख रहे हो, सफलता असफलता और अवसरों के परस्पर आयामों को भी और स्पष्ट करें, ये सुझाव दिया जा रहा है। इसका समाधान प्रस्तुत करते हुए श्री कृष्ण ने ही इसका समाधान गीता में ही दिया है तथा कहा है, क्या कहा है, कर्मण्ड वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचनम, अर्थात व्यक्ति को अपने कर्मों के फलों की चिंता न करते हुए अपने कर्मों को निष्काम भाव से करना चाहिए। जब व्यक्ति अपने कर्मों को स्वार्थ रहित होकर करता है तब उसे असफलता अवश्य मिलती है तथा व्यक्ति असफलता को भी अवसर मानकर अपने कार्यों में संलिप्त रहता है। और आप देखिए, इसी प्रकार यह कहा जा सकता है कि असफलता का अवसर या सफलता में बदलना व्यक्ति की सकारात्मक सोच, मनोबल, प्रयासों में निरंतरता, गलतियों से सीखना, कमियों को सुधारना व दृढ़ संकल्पना आदि पर निर्भर करता है तथा व्यक्ति के लिए निसंदेह सफलता के एक अवसर के रूप में उपलब्ध होता है। परंतु कमजोर हृदय, मनोबल का अभाव, फलों के प्रति असंतृप्ति तथा संकल्पना के अभाव में असफलता अवसर नहीं बल्कि व्यक्ति के दुखों का कारण बन जाती। 43 नंबर मिले हैं, 125 नंबर में से इन्हें 43 यानी 43 नंबर मिले हैं। मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं ना, 1000 बार गिरिए, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन फिर खड़े हो जाइए। जहां गिर रहे हैं, जिस वजह से गिर रहे हैं, उसे सुधारिए, आगे बढ़िए। और मैं कह रहा हूं, निरंतरता लगे रहेंगे ना और 100% देंगे अपने काम में, तो यार सफल होना तय है। दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती है। और ये आप देखिए, फिर सेक्शन बी आ गया। इसमें आप देखते हैं कि आपके सामने 4 टॉपिक दिए गए हैं, देख लीजिए। इसमें आप देखिए, पहला है पर्यावरणीय सरोकार, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का नवीन प्रेरक बल। दूसरा, एक दिशाहीन छात्र आंदोलन समाज के लिए खतरा। तीसरा है न्याय की जवाबदेही, न्याय सुनिश्चित करने हेतु एक अत्यावश्यक साधन। और 4 है 2022 तक किसानों की आय दोगुना करना, एक सपना या हकीकत। उस समय आपने देखा होगा, सरकार ने बड़ी बड़ी जोरों शोरों से कहा था ना कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। अब आप देखिए, इन्होंने चौथा टॉपिक चुना है 2022 तक किसानों की आय दोगुना करना, एक सपना या हकीकत। और मैं इसीलिए कहता हूं आप लोगों से कि आंख कान खुले रखा करिए। कहता रहता हूं कि नहीं कहता रहता हूं, भैया अपने आसपास क्या चल रहा है उसे देखते रहा करिएगा। अगर आप किसान परिवारों से जुड़े हुए हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और उनकी परिस्थितियों को, उनकी स्थितियों को समझते हैं, तो मैं कह रहा हूं इस टॉपिक पर बहुत अच्छा निबंध आप लिख सकते हैं, इतना यकीन मानिए। आपको मालूम है कि किसानों की हालत क्या है, आपको मालूम है कि किसानों की समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है, सरकार की तरफ से क्या पहलें की जा रही, यही सब तो लिखना पड़ता है। हकीकत में बदलने से पहले कोई भी सपना सपना ही होता है। उसे दृढ़ इच्छा शक्ति, पुरुषार्थ, उद्यम, एकाग्रता तथा लक्ष्य के प्रति समर्पण के माध्यम से ही हकीकत में बदला जा सकता है। आंकड़ों की बात करें तो आज भारत की कृषि में उत्पादकता बहुत कम है। जैसे प्रति हेक्टर चावल का उत्पादन चीन में भारत से दुगना है। और इसी प्रकार आप देखेंगे, आजादी से आज तक भारत की कृषि वृद्धि दर 3.2% औसतन है, जबकि सिंगापुर, इंडोनेशिया, इजराइल में यह दर 6% है। और भारत में उर्वरकों का आप देखते हैं कि बाकी कीटनाशकों का औसत प्रयोग औसत से ज्यादा है। जैसे कीटनाशक भारत में 400 ग्राम प्रति हेक्टर, यूएसए में 1000 ग्राम प्रति हेक्टर है। तथ्यों को और स्पष्ट कर लिखें, इन्हें सुझाव दिया जा रहा है। इस प्रकार आंकड़ों को देखने से पता चलता है कि कृषि में आय को बढ़ाने की संभावना न केवल दुगनी बल्कि उससे भी अधिक है, परंतु उसके लिए गंभीर प्रयास करने होंगे। भारत में कृषि की आज भी सबसे बड़ी चुनौती मानसून पर निर्भरता या सिंचाई के साधनों की कमी है। आज भी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड जैसे पठारी प्रदेशों में सिंचाई के अभाव में केवल एक ही फसल उगाते हैं। बुंदेलखंड में देख लीजिए जाके, जबकि पंजाब, हरियाणा में यह संख्या 3 है और बुंदेलखंड में एक फसल उग रही है। तो आप समझ सकते हैं कि बुंदेलखंड के किसानों की क्या हालत होगी। कृषि की अवैज्ञानिक तकनीक और आजादी के 70 वर्ष पश्चात भी प्रचलित है। कृषि उपकरणों का अत्यंत अभाव है, और क्योंकि भारत में 85% किसान लघु या मध्यम वर्ग के हैं, जिनकी इतनी क्षमता नहीं है कि वे आधुनिक उपकरण खरीद पाएं। और विज्ञान में शोध अन्वेषण पर खर्च बहुत कम है तथा नए बीजों व प्रजातियों घरेलू विकास नहीं हुआ है, जिसके कारण उत्पादकता में वह वृद्धि नहीं हो पाई जो कि विश्व के अन्य देशों और जैसे चीन आदि में प्राप्त है। पर्यावरणीय कारकों पर कृषि की निर्भरता की और चर्चा कीजिए। अब आप लोग खुद बताइए, कितने किसान हैं जो अपनी खेत की मिट्टी की गुणवत्ता जांच करवाते हैं, क्या कमी है उसकी पूर्ति करते हैं, और कौन नए नए बीजों का उपयोग करते हैं। मैंने तो देखा है कि वही पुराने बीज बोते जाते हैं और भगवान के भरोसे बैठे रहते हैं। इसलिए आप देखें बुरी स्थिति भी रहती है। और इसी के साथ खाद्य प्रसंस्करण,
पशु फसल प्रबंधन, किसानों को बाजार की मांग का पता ना होना तथा ऐसी फसलों का उत्पादन जिनकी बाजार में या तो मांग नहीं है या फिर उसकी कीमत बहुत कम होती है। और आप देखिए किसानों के लिए जो योजनाएं आती हैं वो रजिस्टरों में रह जाती हैं। आप देखिए कितने किसान जागरूक हैं, कितने किसानों को सभी के बारे में मालूम रहता है। इसके साथ कृषि क्षेत्र में सेवाओं जैसी फसलों के लिए बीमा की उपलब्धता, कृषि ऋण की व्यवस्था आदि का ना होना तथा कृषि अवसंरचना जैसे शीत भंडारण गृह तथा सरकार कानूनों जैसे एपीएमसी कानून के कारण किसानों को एक निश्चित क्षेत्र में फसल बेचने पर बाध्य होने के कारण किसानों का शोषण होता है। आप देखेंगे कि बिचौलिए जो वो आप देखते हैं मनमाने दाम पर किसानों की फसल खरीदते हैं, क्योंकि किसान उनके जो कर्ज जाल में फंसे रहते हैं एक तरह से। और कितने परसेंट किसान आप देखिए एमएसपी जो एमएसपी होता है ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस फसल का, उस पर बेच पाते हैं, ना के बराबर आप देखिए कुछ ही परसेंट। इसी प्रकार यदि इन सभी समस्याओं से निजात पाया जाए तो हम 2022 तक अवश्य किसानों की आय दोगुनी करने में समर्थ होंगे। और देखिए हमेशा पॉजिटिव रह के निबंध लिखा करिए, ऐसा नहीं कि आप कहते हैं नहीं नहीं हो ही नहीं सकता ऐसा, समझ रहे। इसके लिए सर्वप्रथम कृषि की उत्पादकता बढ़ानी होगी तथा इसके लिए सिंचाई के साधनों को आप देखिए दुरुस्त करना होगा, जिसके लिए सरकार नदी जोड़ो परियोजना तथा लघु सिंचाई परियोजनाएं जैसे फब्बारा व टपकन ए सिंचाई या फिर चेक डैम बनाने के प्रयास कर रही है। इसी के साथ जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से नए उच्च उत्पादन क्षमता तथा मौसमी प्रभाव को सहन करने में सक्षम बीजों का निर्माण करने का प्रयास किया जा रहा है। हाल ही में दिल्ली विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा एक जैव समृद्धि सरसों का बीज के निर्माण किया गया है। हरित क्रांति के प्रभाव ये आप देखेंगे, प्रभाव की चर्चा कीजिए, ये सुझाव दिया जा रहा है। सरकार द्वारा फसलों की हानि को रोकने के लिए मेगा फूड पार्कों का निर्माण किया जा रहा है तथा किसानों व व्यापारियों की सुविधा के लिए राष्ट्रीय कृषि बाजार नेम तथा इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नेम का निर्माण किया गया है। ये सरकार की पहलों को आप लोगों को उल्लेख कर देना है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। और आप देखिए तथा इन प्रसंस्करण की तकनीकों के लिए भारत द्वारा विदेशी विश्वविद्यालयों तथा उद्योगों से भी संपर्क साधा गया, जैसे इजराइल, जर्मनी आदि। इसी के साथ कृषि की आधुनिक प्रणाली जैसे अनुबंध कृषि, कॉन्ट्रैक्ट व्यवसाय कृषि आदि के विकास की भी संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। लैंड लीज अधिनियम में सुधार करके जोत समीकरण एकीकरण जैसी प्रणालियों को अपनाया जा रहा है ताकि किसानों को कम लागत पर अधिक उत्पादन की प्राप्ति हो सके। ये आप देखते हैं कि किसानों से जुड़े प्रत्यक्ष रूप से जुड़े उद्योगों का भी संक्षेप में उल्लेख कर दें। और एक तरह से आप देखिए किसान परिवार क्या रहते हैं कि हमारे बुंदेलखंड की बात कर रहा हूं मैं, कि वो एक ही काम पर डिपेंड रहते हैं। जहां आप देखते हैं कि पूरे परिवार की जरूरत नहीं है, एक व्यक्ति मिलकर काम कर सकता है, वहां आप देखिए पूरा परिवार लगा हुआ है, ये भी परेशानी होती है। ये आप देखेंगे कि कृषि उपकरणों की खरीद पर सरकार द्वारा भारी सब्सिडी दी जा रही है। पुराने उपकरणों को आधुनिक उपकरणों से प्रतिस्थापित किया जा रहा है, जैसे ट्रेलर के स्थान पर पावर ट्रेलर आदि। और आप देखें कि इसी के साथ छोटे व मध्यम किसानों के लिए किराए पर उपकरणों को भी सस्ते दामों पर उपलब्ध कराने पर भी सरकार विचार कर रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा होगा, कृषि ब्याज दरों पर सब्सिडी, किसान विकास पत्र, उर्वरक सब्सिडी आदि के माध्यम से सरकार द्वारा कई योजनाएं किसानों को वित्तीय सुविधाएं प्रदान करने के लिए चलाई जा रही हैं, और जिससे किसान उत्साहित होकर कृषि करें। और कोई राज्य सरकार भी अगर इस तरह की कोई योजना चला रही तो उसका भी उल्लेख कर दिया करिएगा, उससे का भी उदाहरण दे सकते हैं। सरकार की विभिन्न योजनाओं को और स्पष्ट करें, जितनी भी योजनाएं। इसके साथ ही किसानों की आय में वृद्धि के लिए कृषि संबद्ध गतिविधियों जैसे पशुपालन, मुर्गी पालन, दुग्ध उत्पादन आदि को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ताकि किसानों को रोजगार का अन्य वैकल्पिक साधन मिल सके तथा उसकी आय में अन्य स्रोतों से भी वृद्धि हो सके। अब आप देखिए पशुपालन तो कर सकते हैं ना, मुर्गी पालन कर सकते हैं ना, दूध से जुड़े हुए और भी उद्योग धंधे आप कर सकते हैं ना। अकेली खेती पर क्यों आपको डिपेंड रहना है? आप सोचिए खेती अगर कभी बर्बाद हो जाती है तो दूसरे कामों में भी तो आप सक्सेस होंगे, ये भी ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए सरकार राष्ट्रीय डेयरी विकास योजना, कुक्कुट पालन, श्वेत क्रांति आदि के द्वारा किसानों की आय को बढ़ाने का प्रयास कर रही है। और इसी के साथ सरकार को किसानों को बिचौलियों में मुक्त कराना होगा, जो संगठन बनाकर कम दाम पर आप देखिए किसानों को लूटते हैं तथा जमाखोरी आदि द्वारा उच्च मुनाफा कमाते हैं, जिससे उच्च उत्पादन होने के बावजूद भी किसानों को फसलों का उचित दाम नहीं मिल पाता है। ये आप देखिए कृषि क्षेत्र में महिलाओं के योगदान को भी चर्चा करिए। एक और आप लोगों को यहाँ बता दूं कि हमारे यहाँ बिचौली आप देखते हैं जो सेठ व्यापारी होते हैं ना, वो 37 से 38% का ब्याज लेते हैं, और बैंक कितने लेते हैं? 10 से 12% का। किसानों को तो और आप देखिए कम में बैंकों से कर्ज मिलता है, लेकिन कहाँ उनका जागरूक रहते हैं, इतने आसानी से मिलता भी नहीं है। इसके लिए सरकार द्वारा लेवी, एमएसपी, नेम आदि
आदि द्वारा इन समस्याओं के समाधान का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि सरकार द्वारा किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए बहुत सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, परंतु इसका फायदा तब तक किसानों को नहीं मिल होगा जब तक कि इनका क्रियान्वयन सुनिश्चित न किया जाए। अतः सरकार को यदि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का सपना पूरा करना है तो इन सभी योजनाओं, प्रक्रियाओं व प्रबंधन तकनीक पर का त्वरित व शीघ्र क्रियान्वयन सुनिश्चित करना होगा। 48 नंबर दिए गए 125 नंबर में से इन्हें, और इस तरह से आप देखेंगे टोटल 250 नंबर में से इन्हें कितने नंबर मिले हैं, ये देख लीजिए। टोटल 250 नंबर का निबंध होता है ना। बस आप लोग थोड़ा गंभीरता से तैयारी करिए, मैं कह रहा हूं। 91 नंबर दिए गए हैं देखिए 250 नंबर में से। आप लोग इन्हीं में से कोई टॉपिक चुनिए और आप लोग बताइए और अच्छा किस तरह से निबंध लिखा जा सकता है। थोड़ी प्रैक्टिस करिए। मैं कहता हूं भाई, आपने अगर चुना है ना स्टेट पीसीएस और सिविल सर्विस, तो जान झोंक दीजिए एक तरह से, बिंदास लिखिए। कोई भी आपका सवाल है, डाउट है, तो आप लोग जरूर मुझे बता सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। मेरी तरफ से शुभकामनाएं, खूब तरक्की करिए।